वेलकम टू स्टडी माई बेट 1111। हेलो एवरीवन। आज से हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं 6th क्लास की सभी चैप्टर करवा चुकी हूँ, मतलब हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और साइंस भी कंप्लीट होने जा रही है। एक चैप्टर बचा हुआ है, मैथ मैंने स्टार्ट करवा चुकी हूँ। अभी मैंने उसकी मतलब ज्योग्राफी की और साइंस की क्विक रीजन भी स्टार्ट की है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, किसी और को एडवाइस भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्लास हमारी 9th से स्टार्ट है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कंटिन्यूटी आपकी क्लास में हम चलते रहेंगे। बाकी का हमारा एनसीईआरटी कोर्स भी चलते रहेगा, फिर 6 फिर 7। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हमारी स्टोरी ऑफ द विलेज ऑफ पालमपुर चैप्टर 1 है। इसका ओवरव्यू है। जो पर्पज है इस स्टोरी का वो है इंट्रोड्यूस करना सब बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शंस। मतलब ये एक स्टोरी दी गया है जिसको हमें बताती है कि एक जो बेसिक है, जो आधार होता है किसी भी प्रोटेक्शन करने के लिए, तो वो हमें बताती है। दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल द विलेज कॉल्ड द पालमपुर। अब हम इसको किस तरह से समझेंगे, एक काल्पनिक विलेज की कहानी के द्वारा हम इसमें बताएंगे कि किस तरह से प्रोटेक्शन के लिए बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। ये विलेज है पालमपुर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। की जो फार्मिंग होती है, जो मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी काम होता है, वो पालमपुर का सबसे मेन एक्टिविटीज़ है, कार्यकलाप है। वेयर आर द सेवरल द अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। और इसके साथ साथ क्या होता है कि दूसरी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो भी हो रही है। जैसे हमारे है कुछ छोटे स्केल में हमारे मैन्युफैक्चरिंग करें, किसी काम किया जा रहा है, कोई चीज़ें बनाई जा रही है। डेयरी का मतलब दूध की डेयरी है, मतलब दूध को ख़रीदा जाता है, बेचा जाता है। ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम इसमें दूसरी एक्टिविटीज है, जैसे माल को लाया जाता है, फिर ले जाया जाता है गाँव से बाहर एक्सेट्रा। वो भी इस तरह के सिमिलरिटीज़ हैं। आर द कैरी आउट द लिमिटेड स्केल। लेकिन ये जो है ये एक लिमिटेड स्केल में है, लिमिटेड काम में कम है, लेकिन ज़्यादातर फार्मिंग होती है। दिस प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ द रिसोर्सेज। ये जो भी एक्टिविटीज़ होगी हमारे प्रोडक्शन की, इसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज स्रोतों की ज़रूरत होगी। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं। जैसे हमारा वाटर है, मिनरल्स है, एयर है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैन मेड आइटम्स क्या होते हैं कि जो जिन प्रोडक्टों को, जिन आइटम को ह्यूमन बीइंग के एफर्ट के द्वारा बनाया जाता है, तो उसे बोलते हैं ह्यूमन एफर्ट होता है कि मानव का मेहनत होती है, मानव का कार्य होता है और मनी और पैसा होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, हमें प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक होती है। एज वी रीड द थ्रू द स्टोरी ऑफ द पालमपुर। अब हम इसको कैसे देखेंगे कि रीड पढ़ेंगे इस स्टोरी पालमपुर के द्वारा। वी विल द लर्न हाउ द वेरियस रिसोर्सेज कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड एंड सर्विस इन द विलेज। आप इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे ह्यूमन मेड हो या वो नेचुरल हो, किस तरह से हमको इकट्ठा करके कोई भी जो हमें कोई चीज़ बनानी है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो गुड्स में क्या होगा कि जो भी हम चीज़ें हमें फिजिकल रूप में दिखाई देती है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमारा जो डोमेस्टिक मतलब यूज़फुल है, जैसे हमारा साल्ट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मतलब या फिर हमारा कि कोई हम इसमें मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हमारा प्लास्टिक का सामान होगा, तो सारे में गुड्स होंगे जो हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हो, टच करते हैं। सर्विस क्या होती है, सर्विस भी एक तरह से क्या होती है कि हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे टीचर टीचिंग दे रहा है, और मतलब वो डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, तो ये क्या अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमें आगे इंट्रोडक्शन है। पालमपुर इज़ द वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग द विलेज ऑफ द टाउन। ये कह रहा है कि जो पालमपुर है वो काफ़ी अच्छी तरह से बनाया हुआ है, और जो आस पड़ोस के जो भी गांव है, शहर है, इसको बोलते हैं रायगंज। ए बिग विलेज है, बड़े बड़े विलेज हैं। इज़ द 3 किलोमीटर फ्रॉम द पालमपुर। किससे? 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एज ऑल द वेदर द रोड कनेक्टेड द विलेज टू ए रायगंज। और जो रोड है वहाँ पे वो भी इस राजगंज से सबसे अटैच हो रहे हैं, सबसे जुड़े हुए हैं। एंड द फर्दर ऑन टू नियरेस्ट स्मॉल टाउन होता शाहपुर।
और एक छोटा सा इसमें एक शहर भी लगा हुआ है जिसे हम शाहपुर कहते हैं। मैनी काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट आर द विजिबल ऑन दिस रोड, कि जो बहुत सारे प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं रोड पर। स्टार्टिंग जैसे हमारा है बुलक्कार, तांगा, बोगी, और वुडन कार्ड की जिसमें फैले जुड़ा होता है उसको बोगी बोलते हैं। एंड लोडेड विद द चैकरी, जिस पर लोड हुआ है, जिस पर सामान को लादा गया, गुड़ को लादा गया और दूसरे कमोडिटीज़ होते हैं। टू द मोटर, और दूसरी तरह की जो चीज़ें हैं जैसे हमारा मोटर व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर है और ट्रक्स हैं। तो ये सभी हमें रोडों पे विजिबल दिखाई देते हैं। तो इससे दिखाई देता है कि जो पालमपुर गांव है तो वो वेल सेटल्ड है। दिस विलेज हैज़ द अबाउट द 450 फैमिलीज। इस जो पालमपुर में कितने 450 फैमिलीज रहती हैं, बिलोंगिंग टू द सेवरल द डिफरेंट कास्ट, जो अलग अलग जातियों से बिलोंग करती है। 80 अपर द कास्ट फैमिली ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेजेस। जो 80% जो लोग हैं उसमें लैंड की सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है। देयर हाउस सम ऑफ द दैन आर द क्वाइट लार्ज। जो 80% लोग हैं जो प्रकाश से बिलोंग करते हैं उनके पास क्या है, मतलब बड़े बड़े घर हैं और ब्रिक से बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं, द सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं। द SC जो दलित कहते हैं, द कंप्राइज यदि उनसे तुलना करें ओनली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, केवल 1/3 हिस्सा क्या है उसमें पॉपुलेटेड है। इसका मतलब यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो 80% यदि अपर है तो 20% है ये। तो इसका मतलब 2/3 जो हो गया, 2/3 हमारा ये अपर है और 1/3 कितना हो गया, यहाँ हमारा दलित हो गया, ये SC से बिलोंग होगा। एंड द लिव इन द वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, और जो ये 1/3 है SC लोग होते हैं वो विलेज में केवल एक ही कोने में रहते हैं क्योंकि इन्हें नीचा दर्जा दिया जाता है मोस्टली। एंड इट द मस्ट स्मॉलर हाउस सम ऑफ द विच आर द मड एंड स्ट्रॉ, और इनके छोटे छोटे घर हैं और जो किससे बने होते हैं, जो मिट्टी से और भूसे से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैज़ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इनमें जो पालमपुर में ज़्यादातर जो घर हैं उनमें बिजली के कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी जो पावर ऑल द ट्यूबलाइट इज़ द फील्ड, कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है के जो पावर है वो सभी ट्यूबवेल जो भी वहाँ खेत में ट्यूबवेल है उससे कनेक्टेड है, उसमें पावर जाती है। इट इज़ यूज टू वेरियस टाइप ऑफ द स्मॉल बिजनेस, जिससे छोटे छोटे बिजनेस को पूरा किया जाता है। पालमपुर हैज़ द 2 प्राइमरी स्कूल एंड द 1 हाई स्कूल। इस जो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं जो 5वीं तक बोले जाते हैं और या 8वीं तक भी होते हैं ये जो मतलब कुछ गाँव में, और दूसरा 1 हाई स्कूल और दूसरा 12th तक के स्कूल हैं। देयर इज़ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और इसमें रन बाय द गवर्नमेंट, और इसमें कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी हैं जिसको गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक इज़ द ट्रीटेड, और एक डिस्पेंसरी भी है निजी लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, बीमारों का इलाज होता है। द डिस्क्रिप्शन अबाउ द शो दैट पालमपुर हैज़ द फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द रोड। इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि जो पालमपुर है वो अच्छी तरह से विकसित देश है, जहाँ पर रोड काफ़ी अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, आने जाने की फैसिलिटी है, गुड्स को लाने ले जाने की फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली है, इरिगेशन है, वहाँ पे सिंचाई भी है, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर भी है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विथ दोज इन योर नेबर बाई विलेज, और इसके साथ साथ जो इसके आसपास से गांव लगते हैं वो भी वेल सेटल्ड है। स्टोरी ऑफ द पालमपुर इज़ द इमेजिनरी विलेज। जो स्टोरी है इस पालमपुर की वो क्या, एक इमेजिनरी काल्पनिक गांव बताया गया इसमें, मतलब एक्चुअल तो नहीं है, तो इमेजरी है कि जिसको हम कल्पना करके कह सकते हैं गाँव ऐसा होता है। विच टेक इज थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़। इस जो पालमपुर में बहुत सारी प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ की जाती हैं इन द विलेज में। इन एक्टिविटीज़ अक्रॉस द इंडिया, की जो भी गांव होते हैं, इन द विलेज अक्रॉस में पूरे जो हमारे इंडिया में जो भी गांव होते हैं, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़। जो फार्मिंग करना होता है, कृषि से रिलेटेड होता है, तो वो सबसे ज़्यादा पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा लोग इसमें लगे होते हैं।
द अदर प्रोटेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज़ रेफर्स टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। और दूसरी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट है, मतलब जो भी हमारे मतलब ट्रांसपोर्ट लाने ले जाने के लिए, शॉप कीपिंग है, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खोली हुई है जहाँ सामान बेचते हैं। वी सेल टेक ए द लुक एट द बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हमने देखा कि जो तरह की दो एक्टिविटी होती है कि फार्मिंग कृषि से रिलेटिव होती है, एक नॉन फार्मिंग होती है, जिसमें हमारा क्या होगा, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, शॉप कीपिंग, तो ये सब हमारे नॉन फार्मिंग में आती है। तो अब हमने क्या देखा कि हमने सीखा है कुछ छोटी छोटी चीज़ें प्रोटेक्शंस के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटेक्शन, किस तरह से हम प्रोटेक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे, चलाएंगे, उसका मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा एम ऑफ प्रोटेक्शन इज़ टू बी प्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस दैट वी वांट। प्रोटेक्शन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो भी सर्विस बना रहे हैं, जो भी गुड्स बना रहे हैं, सर्विस को प्रोवाइड करना चाहिए, तो जो हम चाहते हैं हम उसके बारे में उसका लक्ष्य होना चाहिए। देयर आर द 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द गुड सर्विस। 4 तरह की रिक्वायरमेंट होती है हमारे प्रोटेक्शन करने के लिए, चाहे गुड हो सर्विस है। गुड्स हो, सपोज वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बना रहे हैं, या हम कोई खिलौने बना रहे हैं, या मतलब या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम टीचर मतलब कोई इंस्टीट्यूट खोले ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें, कोई क्लिनिक कर रहे हैं ताकि हम बीमार लोगों की हेल्प कर सकें, उनका इलाज कर सकें, या और तरह की और भी बहुत सारी हो जाती है, एक्टिविटीज़ होती है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट सबसे किसी भी प्रोटेक्शन, चाहे हम गुड्स बना रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट्स खोले हों, या अपने हाथों से बना के कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो सबके लिए जो बेसिक नो वो होती है, पहले रिक्वायरमेंट पहले होती है उसकी लैंड। जब तक हमारे पास लैंड नहीं होगी तब तक हम ये पॉसिबिलिटी नहीं कि हम प्रोटेक्शन करें। दूसरी चीज़ें होगी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज की, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, जैसे हमारा वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है। वाटर की ज़रूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए। फॉरेस्ट की ज़रूरत होगी ताकि हमें लकड़ी वगैरह की ज़रूरत हो जाए, ठीक है। उसमें जंगलों से मेडिसिन वगैरह हम ला सकते हैं वहाँ से, जैसे आयुर्वेदिक वगैरह हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है कि मिनरल्स हो गया, जैसे हमारे उसमें मतलब कोयला हो गया, या हमारा आयरन हो गया, या हमारा गोल्ड होगा, तो सारे मिनरल्स वगैरह की हमें ज़रूरत हो गया, पेट्रोलियम हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारा लेबर। जब हमारा पहली लैंड होगी तब दूसरा होगा हमारा लेबर। जब तक हमारे पास लेबर नहीं है, जब तक किसी भी चीज़ को बनाने के लिए लोग नहीं है, तब तक हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। पीपल हु विल डू द वर्क। लेबर का मतलब होता है जो लोग काम करेंगे। सम प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर द हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कहता है कि कुछ जो प्रोटेक्शंस होते हैं, जो प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ होती है, उसमें हमें ज़्यादा एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत होगी। दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ होगी जिसमें हमें कुछ लोग ऐसे चाहिए जो हाथ से काम कर सकें। ईच द वर्कर इज़ द प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी प्रोटेक्शंस। और इसीलिए क्या होता है, हर जो वर्कर होता है उसको ही हम लेबर में आवश्यक मतलब क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो हायर एजुकेटेड इंटेलिजेंसेस होते हैं, लोग होते हैं जो अपना एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनकी हमारी सलाह करके हम अपनी चीज़ों को बना सकते हैं, प्रोटेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल चीज़ें होंगी, जैसे मजदूर होगा, सपोज हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए मजदूर की ज़रूरत होगी, उसको सबको मैनेज करने के लिए सुपरवाइजर की ज़रूरत होगी, और उसको क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर हो गया उसमें, और हमारे इंजीनियर की ज़रूरत होगी। तो ये हमारे हाईली एजुकेटेड वर्कर होंगे। थर्ड है हमारे रिक्वायरमेंट तो फिजिकली कैपिटल। तो फिजिकली कैपिटल की ज़रूरत होगी। अब हमें बहुत सारी जो वैराइटीज़ होती है इनपुट की, तो ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हम उसमें इनपुट कर सकें। जैसे हमें देयर आर द आइटम्स सम अंडर द फिजिकल कैपिटल। तो कुछ आइटम है जो हमारे फिजिकल कैपिटल्स होती है, जो हमें दिखाई देते हैं और जिसको हम टच भी कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा टूल, मशीनरी, बिल्डिंग। तो सबसे पहले जो टूल मशीनरी रेंज फ्रॉम द वेरी सिंपल टूल सच एज द फार्मर प्लो टू सोफिस्टिकेटेड द मशीनरी सच एज जनरेटर। अब हमें बहुत सारे क्या सिंपल से टूल की ज़रूरत है। जैसे कि फार्मर है, फार्मर को अपना क्या करना है, फील्ड में अपने सीड्स को बोना है, फसल करनी है, तो उसको लिए सबसे पहले प्लो हल की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको ठीक तरह से करने के लिए मशीन की भी ज़रूरत होगी।
मतलब क्लोज हल से लेकर और सफिस्टिकेटेड मतलब काफ़ी अच्छी मशीनरी की ज़रूरत होगी, जैसे जनरेटर होगा, टरबाइंस हो गया, जिससे मतलब इस टाइप से ना इस टाइप से ऐसे ऐसे होता है तो ऐसे चलता रहता है, तो ये नीचे से कुएं से क्या करता है, पानी निकलता रहता है, ट्यूबवेल से पानी निकलता है। टरबाइंस हो गया, तो ये हो गया। फिर हमारा आएगा कंप्यूटर होगा, तो कोई भी चीज़ें फार्मिंग करे, कितना प्रोटेक्शन आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना सरप्लस है, कितना पहले के अकॉर्डिंग याद हो रहा है कम हो रहा है, तो उसके लिए कंप्यूटर से पूरा मैनेजमेंट करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होती है। टूल मशीनरी बिल्डिंग कैन बी द यूज इन प्रोडक्शंस और द मैन्यूअल, की जो भी टूल होते हैं, मशीन्स होती हैं और बिल्डिंग इनकी सभी को प्रोडक्शन में बहुत ही सालों से क्या हो रही है, इनकी ज़रूरत हो रही है। तो द आर करता है फिक्स असेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स असेस्ट। फिक्स असेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जनरेटर ले लिया हमने, टरबाइन से ले लिया, कंप्यूटर होगा तो और मशीनरी से होगा, तो हम बिल्डिंग होगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक से ज़्यादा साल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को और उसमें ज़्यादा कैपिटल, इनको परचेज करने में काफ़ी कैपिटल लगते हैं, तो इसका कंज्यूम हम एक साल से ज़्यादा साल के लिए करते हैं, 5 के लिए, 10 के लिए, तो कि हमारे ये फिक्स असेस्ट है। इसको हम जल्दी से मनी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये फिक्स है हमारा। फिर हमारा रॉ मटेरियल एंड द मनी इन एंड, कच्चा माल और हमारा जितने भी हमारे हाथ में मनी होती है वो। प्रोडक्शन रिक्वायरी वैरायटी ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज द यार्न द यूज द वीवर। अब कोई भी हम प्रोडक्शन करें, सपोज ये वीवर है तो वीवर क्या कर रहा है, उसके लिए धागे की ज़रूरत होगी। फिर यदि कोई पोटर है तो पोटर के लिए मिट्टी की ज़रूरत होगी। सब मनी इज़ द ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक द पेमेंट, और कुछ मनी की ज़रूरत होगी ताकि हम उसका पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का उसका पेमेंट करना है, पोटर का पेमेंट करना है, तो एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम, कुछ छोटे छोटे आइटम्स मिशनरी से होती है। ऑयल ख़रीद लिया हमने, ठीक है, उसको लुब्रिकेंट करने के लिए, मशीन्स को लुब्रिकेंट करने के लिए, कोई चीज़ ख़राब हो गई उसको रिपेयर करने के लिए, तो हम एकदम ही ज़रूरत होगी पैसे की, तो वो होता है हमारा कैश इन हैंड। तो ये क्या होता है, हमारा एक साल के पीरियड में हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और जो भी हम जैसे रॉ मटेरियल है तो हम एक साल में उसको खरीदा, उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बोला इसने कि रॉ मटेरियल एंड द मनी इन द हैंड आर द वर्किंग, इनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या होता है, एक साल के बाद क्या होती है, ये खत्म हो जाती है। अनलाइक द टूल द मशीनरी एंड द बिल्डिंग आर नॉट यूजेबल इन प्रोडक्शन, लेकिन हम टूल के साथ, मशीन के बिल्डिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक साल में उन्हें खरीदा और उसको बेच दिया, क्योंकि इसमें हमारी काफ़ी कैपिटल लगती है, काफ़ी इन चीज़ों को खरीदने में काफ़ी पैसा लगता है। दिस इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट together land, labor, physical capital, produce and the output, either to use the yourself and the sell in the market। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, वो चौथी रिक्वायरमेंट है, वो है हमारी नॉलेज इंटरप्राइजेज, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, जितने भी हमने लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, और जो भी आउटपुट रहना है उसको किस तरह से आपस में हम इकट्ठा करना है, किस तरह से उसको मैनेज करके रखना है, किसको हमको बांध के रखना है, ताकि हम जो भी हमारा प्रोटेक्शन हो, जब हम ठीक तरह से मैनेज करेंगे लैंड का, ठीक तरह से हम यूटिलाइज़ करेंगे लेबर का, ठीक तरह से कैपिटल का यूज़ करेंगे, ठीक तरह सेलेक्ट करेंगे कौन सी मशीन खरीदना है, कौन सा टूल्स खरीदना है, तो उससे हमारा क्या होगा, आउटपुट बेटर होगा। तो ये देखो कि जो आउटपुट हो रहा है वो हमारे से भी अपने कंज्यूम के लिए, या हम जो भी हमारा सरप्लस बचा है उसके बाद, तो वो हम उसको सेल भी कर सकते हैं मार्केट में। तो ये होगा मैनेजमेंट। दिस द डे इज़ द कॉल्ड द ह्यूमन, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इंसान ने अपनी नॉलेज लगाई, अपना दिमाग लगा, अपना स्किल यूज़ किया, अपना स्किल यूज़ करके इसने क्या किया, प्रोडक्शन को बेटर तरह से उसको चलाया। वी शैल लर्न मोर देन ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर, और हम जिसमें है नेक्स्ट चैप्टर तो उसमें पूरी तरह से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाइंग द लैंड, लेबर, फिक्स असेस्ट यूज इन प्रोडक्शन। इस पिक्चर में आप देखो कि किस तरह से ये आदमी अपने आप यूज़ कर रहा है, मतलब चीज़ों को यूज़ कर रहा है, मशीनरी को यूज़ कर रहा है, लैंड जिस पे ये फैक्ट्री लगा है उसको लैंड को यूज़ कर रहा है, और अपने स्किल को यूज़ कर रहा है इसको मैनेज करने के लिए। एवरी प्रोडक्शन ये ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइंड, जो प्रत्येक जो प्रोडक्शन होता है वो आपस में जुड़ा होता है, इकट्ठा होता है, लैंड, लेबर, फिजिकल एक्टिविटीज़, ह्यूमन कैपिटल, इन सब का ही कंट्रीब्यूशन होता है उसमें। तो इसी को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कोई कहता है कि व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री प्रोडक्शन इज़ द पार्ट ऑफ आर प्रोडक्शन, मतलब इसके बगैर हमारा कोई भी प्रोडक्शन संभव नहीं है। एज वी नीड
Through a story Palampur, we will learn more about in the first three factor of the प्रोटेक्शन। अब हमने क्या देखा है, इसमें हमने 3 ज़्यादा मेन फैक्टर देख लिए, लैंड, लेबर, फिजिकली कैपिटल। फॉर कन्वीनियंस वी विल द रेफर टू फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन द चैप्टर। इस फिजिकल कैपिटल को हम कैपिटल में भी यूज करते हैं। अब हमारा आया है इसमें फार्मिंग इन द पालमपुर। अब इस पालमपुर गांव में किस तरह से फार्मिंग होती है। अब हमें पता लैंड है, तो लैंड देखते हो फिक्स है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक लिमिटेड है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ इन द पालमपुर। इसका बताया कि सबसे मेन है एक्टिविटीज़ इसमें, मतलब सबसे ज़्यादा लोग फार्मिंग में लगे होते हैं। 75% पीपल हु आर द वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग इन देयर लाइवहुड, कि अपने घर को, अपने गृहस्थी को चलाने के लिए पूरी तरह से वो ज़्यादातर लोग फार्मिंग पे निर्भर है, कृषि से रिलेटिव कार्यों पर निर्भर है। दे कुड बी द फार्मर एंड द फार्मर लेबरर, या तो वो किसान खुद होंगे या किसी भी फर्म पे, किसी खेतों में लेबरर होंगे, वहाँ पे काम करने वाले होंगे। द वेल बीइंग ऑफ द दिस पीपल इज द क्लोजली रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑन द फार्म। इसलिए पूरी तरह से क्या होगा कि वो क्या नाम जो फार्म के प्रोटेक्शन से ही संबंध रखते हैं। बट द रिमेंबर दैट देयर आर द बेसिक कॉन्स्टेंट इन द रेसिंग द फार्म प्रोटेक्शन। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्या होते हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ विरोध है, ताकि हम उस फार्म के जो भी कृषि से रिलेटेड कार्य है उस कार्य को, मतलब उस लैंड को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लैंड एरिया अंडर द कल्टिवेशन इज द प्रैक्टिकली फिक्स, क्योंकि हमें पता लैंड एरिया जहाँ पे हम मतलब बुआई करते हैं तो वहाँ पे क्या एक फिक्स है। Since the 1960 Palampur, there has been the no expansion in the land area। 1916 तक पालमपुर में कोई भी लैंड एरिया नहीं बढ़ा, मतलब कृषि के 1960 तक पालमपुर में जो लैंड एरिया नहीं बढ़ा। बाई देन अब क्या होगा, सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन द कन्वर्टेड इनटू द कल्टिवेबल लैंड। लेकिन इसमें क्या किया गया कि लोगों ने जो भी बंजर भूमि पड़ी थी, जिस पे कृषि नहीं होती थी, फार्मिंग नहीं होती थी, उसको कल्टिवेटेड क्या बनाया, लैंड बनाया, ताकि हम उस पर उपज कर सके। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर द स्कोप टू इंक्रीज द फार्म प्रोटेक्शन बाय ब्रेकिंग न्यू लैंड द अंडर द कल्टिवेशन। इसलिए इन फार्मों को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, कोई भी आगे ऐसे स्कोप नहीं है ताकि हम उसको बढ़ा सके और नई लैंड को ला सके कल्टिवेशन के अंडर। अब स्टैंडर्ड जो यूनिट है इसमें, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग लैंड इज़ द हेक्टर, कि जो भी हम उस लैंड को नापते हैं वो हेक्टर होता है। दो द विलेज यू में द फाइंड द लैंड एरिया बीइंग द डिस्कस्ड इन द लोकल यूनिट इन द बीघा ए गुंटा। तो 2 तरह की ये यूनिट है, बीघा यूनिटा। 1 हेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर विद द वन साइड ऑफ द मेजरिंग द 100 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या कह रहा है कि 100 मतलब एरिया बता रहा है कि 1 हेक्टर के बराबर कितना होता है। तो 1 हेक्टर के बराबर जैसे हमारा स्क्वायर मान लो एक साइड का, तो ए स्क्वायर ये हमारा वर्ग है, इस ज़मीन है तो उसमें करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। तो इसके बगल यदि 100 है इसकी साइड, तो इसी दिन पे करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा 10,000। तो ये बता रहे हैं 1 बीघा में 10,000 मीटर होगा। फिर हमारे इसमें है इज़ देयर द वे वन कैन द ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस सेम लैंड को बढ़ा सकें। इन द काइंड ऑफ द क्रॉप ग्रोन एंड द फैसिलिटी अवेलेबल। क्या दूसरे रास्ता ताकि हम इनको बढ़ा सकें और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। पालमपुर वुड द रिसेंबल ए द विलेज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। कि पालमपुर है कि जो एक मिला जुला विलेज है जो हमारा आजकल जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, यदि पश्चिम क्योंकि वो वेल सेटल है तो इस तरह से है वो पालमपुर। ऑल लैंड इज़ द कल्टिवेटेड इन द पालमपुर। सभी तो लैंड होती है उस पर सब पे बुआई होती है, तो कल्टिवेटेड है, उपजाऊ है। नो लैंड इज़ द लेफ्ट आइडल, की कोई भी लैंड हमारी आइडल है जिस पर खेती ना हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द खरीफ द फार्मर ग्रो द ज्वार एंड बाजरा। और रेनी सीजन में क्या होता है कि खरीफ की फसल को बोया जाता है जिसमें ज्वार बाजरा होता है। दीज प्लांट आर द यूज एज द कैटल फीड। और जो ये प्लांट्स होते हैं इसके मतलब इसके ज्वार बाजरा के, उसको कैटल के खाने में, जो भी हमारे घरों में जो भी हम भैंस हो गया, काऊ हो गया, तो
इनको हम पालते हैं तो इनके चारे के लिए यूज होता है। इट इज़ फॉलो बाय द ए कल्टिवेशन बाय द पोटैटो बिटवीन द अक्टूबर एंड अक्टूबर। और जो पोटैटो है, आलू है, उसकी खेती की जाती है अक्टूबर से दिसंबर तक। इन द विंटर सीजन राबी, तो राबी की फसल होती है विंटर सीजन में, उसको बोया जाता है। ये वीट होता है। फ्रॉम द वीट द प्रोड्यूस द फार्मर कीप द इनफ द वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन। और जो वीट होता है, वीट का जो प्रोटेक्शन होता है, वो जो भी फार्मर प्रोटेक्शन करता है वो काफ़ी ज़्यादा करता है। उसमें क्या हो जाता है कि वे कंजप्शन, मतलब जो भी हम वो करते हैं अपनी फैमिली के लिए सफिशेंट होता है। उसके बाद में सरप्लस बचता है। सरप्लस का मतलब क्या होता है कि टोटल, जैसे सपोज करो टोटल हमारा 100 है, तो कंजप्शन हमारा 80% होगा और 20 हमारा कितना बच गया, हमारे इसमें सरप्लस बच गया। तो उसको क्या कर सकते हैं, हम दूसरे स्टेट में उसको भेज सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सरप्लस, जो हमारे कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सरप्लस था वो मार्केट जो रायगंज थी उसमें वो सेल करते थे। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ द आल्सो डिवोटेड टू द शुगर केन। एक जो एरिया था वो फिक्स था हमारे गन्ने के लिए, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो साल में केवल एक बार ही कटाई होती थी। शुगर केन इज़ द रो फॉर्म। ये रो फॉर्म में होता है, रो मटेरियल्स होता है, और उसको यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाती है। जैकरी गुड़ होता है, इट्स सोल्ड टू ट्रेडर टू शाहपुर, और उसके जो ट्रेडर है, व्यापारी है, शाहपुर के व्यापारी को बेच दिया जाता है ये जैकरी गुड़, क्योंकि इससे चीनी बनती है, बहुत सारे और प्रोडक्ट बनते हैं। द मेन रीज़न कि वाई द फार्मर आर एबल टू ग्रो द 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन द ईयर इन द पालमपुर ड्यू टू वेल द डेवलप सिस्टम द इरीगेशन, कि ये ही सब मेन मुख्य जो कारण है कि जो फार्मर है वो योग्य हो जाता है ये 3 फसलों को एक साथ बोने के लिए एक साल में, क्योंकि जो पालमपुर है वो वेल डेवलप है, अच्छी तरह से विकसित है, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन, वहाँ पे सिंचाई की सुविधा है। इलेक्ट्रिसिटी कैम द अर्लियर टू पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी पहले से, बिजली पहले से आई हुई है पालमपुर में। इट इज़ मेजर द इम्पैक्ट की वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशंस। जो सिंचाई इरिगेशन होता है वो बहुत तरीक़ों से की जाती है, जैसा फर्शन व्हील्स है वहाँ पर। तो इसको क्या कहते हैं, फार्मर यूज करते हैं कि पानी को निकाल सके बैल से, कुओं से। इरिगेशन द स्मॉल फील्ड, ताकि वो छोटे से एरिया जो फील्ड में उसको सिंचाई कर सके। पीपल सा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल, और जो बिजली से चलने वाली ट्यूबवेल का भी यूज करते हैं लोग बाग, ताकि वो इरिगेशन कर सके, सिंचाई कर सके लार्ज एरिया में ऑफ द लैंड मोर इफेक्टिव, जो काफ़ी प्रभावशाली होता है। द फर्स्ट फ्यू द ट्यूबवेल वर इंस्टॉल बाय द गवर्नमेंट। जो कुछ है मतलब ट्यूबवेल्स है वो किसके द्वारा चली जाती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। सून द हाउएवर द फार्मर स्टार्टिंग द सेटिंग ऑफ द प्राइवेट ट्यूबवेल, लेकिन जो लोग हैं वो अपने निजी ट्यूबवेल्स को भी इंस्टॉल किया हुआ है उन्होंने। एज द रिजल्ट बाय द मिड 1971 द एंटायर द कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टर वाज इरिगेटेड। और 1970 के बीच में जो पूरा जो खेती की गई है इस इरिगेशन से 200 हेक्टर तक के क्षेत्र में की गई है। नॉट ऑल द विलेज इन द इंडिया हैव द सच हायर लेवल ऑफ इरिगेशन, कि ज़्यादातर जो भारत में ऐसा नहीं है कि उनमें सभी जगह अच्छी फैसिलिटी है सिंचाई की। ए पार्ट ऑफ द राइवरिन द प्लेन, जो नदी वाले जो एरिया हैं, कोस्टल एरिया है, जो पानी से फिलअप है, मतलब पानी आसपास है उनके, आर कटली द वेल इरिगेटिंग, वहीं पर ही अच्छी तरह से सिंचाई की जाती है। इन द कंट्रीज के अलग जो प्लेटू रीजन है, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटू है, वहाँ पे बहुत ही कम इरिगेशन किया जाता है, बहुत ही कम सिंचाई की जाती है, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री द लिटिल लेस दैन द 40% इरिगेटेड इवन द टुडे। और जो ज़्यादातर जो खेतों में जो एरिया में बहुत ही कम, मुश्किल से 40% ही लोग सिंचाई कर पाते हैं। इन द रिमेनिंग एरिया द फार्मिंग इन द लार्ज डिपेंडेंट इन द रेनफॉल, लेकिन ज़्यादातर जो एरिया हैं वो फार्मिंग के लिए बारिश के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द पीस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज द नोन एट मल्टी क्रॉपिंग। ये कहता है कि मतलब एक से ज़्यादा फसलों को एक ही पीस पर उगाना ही हमारा मल्टी क्रॉपिंग होती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन वे द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शंस ऑन द गिवन द पीस ऑफ लैंड, क्योंकि इससे संभव हो पाता है ताकि हम एक से ज़्यादा फसलों को उगा सकें एक ही लैंड के टुकड़े पर।
ऑल द फार्मर इन द पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मैन क्रॉप्स। जो पालमपुर के जो किसान होते हैं वे एक साथ कम से कम 2 फसलों को उगाते हैं। मैनी ऑफ द ग्रोइंग द पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर। और 15 से 20 साल से जो लोग हैं 2 फसलों के साथ एक फसल भी उगाते हैं जिसको हम पोटैटो कहते हैं। पोटैटो फसल भी इसके बीच में बोई जाती है। अब इसमें ये आगे इसमें दिया है कि कितने एरिया में हमारा कल्टीवेट हो रहा है 1950 से 51 तक, 129 तक, फिर 14 से 15 तक या 155 तक। तो इसमें ये ग्राफ भी दिया है कि किस तरह से हमारा ये इरिगेशन बढ़ता जा रहा है। इसमें हमें टेबल बताने की वन वे द इंक्रीजिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेम लैंड, कि अब हमने देखा है कि किस तरह से हम अपने प्रोटेक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं जब हम एक ही लैंड पर बहुत सारी क्रॉपिंग करते हैं। द अदर वे टू यूज़ द मॉडर्न फार्मिंग, तो दूसरे तरह के मेथड्स होते हैं कि जिससे हम हाई यील्ड या ज़्यादा उपज को मिल सके। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई यील्ड। तो यील्ड का मतलब होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन ऑन द गिवन द पीस ऑफ द लैंड ड्यूरिंग द सिंगल सीजन, कि एक मौसम में एक जो लैंड का जो पीस है उस पर कितनी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है। टिल द मिड द 1960 द सीड यूज्ड इन द कल्टीवेशन वर द ट्रेडिशनल वन विद द रिलेटिव द लो यील्ड। 1960 से पहले क्या होता था कि जो खेती की जाती थी पुराने तरीक़ों से की जाती थी, ताकि उसमें जिससे क्या होता है कि उपज हमें काफ़ी कम मिलती थी, उसका जो आउटपुट कम मिलता था। ट्रेडिशनल सीड द नीड द लेस इरीगेशन, जो ट्रेडिशनल है जो बीज बोए जाते थे उनको कम पानी की ज़रूरत होती है, कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। फार्मर यूज़ द कोडंग कि जो फार्मर होते थे, जो पशु होते हैं, कैटल होते हैं, उनके गोबर का यूज़ करते थे खाद के रूप में। एंड अदर द नेचुरल द मैन्यूअर इन द फर्टिलाइज़र, और जो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज होते थे तो उनके लिए जैसे पत्ते हो गए या फिर जो वेस्टेज जो क्रॉप हो गई उसको यूज़ करते थे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ऑल द दिस वर द रेडली द अवेलेबल विद द फार्मर वू डिड नॉट हैव टू बाय दैम। लेकिन जो अब आजकल की है जो रेडीमेड जो बनाई जाती है फर्टिलाइज़र, उसको खरीदने के लिए लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1960 इंट्रोड्यूस इन द इंडिया द फार्मर टू द कल्टिवेटेड ऑफ द व्हीट एंड द राइस यूजिंग द हाई यील्ड वैरायटीज़। जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई 1960 के बाद 60 में, तो वो उन्होंने लोगों को सही से अच्छे तरीके बताए ताकि वो फसल को उगा सके। और साथ ही कर जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारा व्हीट और राइस पर आया। तो ये कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि कौन से पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, तो हमारा व्हीट हुआ, हमारा राइस हुआ। ग्रीन जो रेवोल्यूशन होता है वो हमारा 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो माना जाता है हमारा नॉर्मन बोर लोग के द्वारा। यदि जो एच वाई वी है, यदि हमको ट्रेडिशनल से क्या करें इसको कंपैरिजन करें तो इससे क्या होता था कि जो एच वाई जो सीड होती थी वो हमें प्रॉमिस करती थी कि हम इतनी ज़्यादा मात्रा में ग्रेन जो भी अनाज है वो एक सिंगल प्लांट से रिसीव कर सकें। एज द रिजल्ट द सेम पीस ऑफ द लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फॉर द लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ द फूड ग्रेन दैन वॉज द पॉसिबल अरेल। जो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे उसके अकॉर्डिंग जो नई एच वाई जो सीड को यूज़ करके किया गया, तो हमें ज़्यादा उससे अनाज मिला, फूड ग्रेन मिला। However, the needed the plenty of the water and the chemical the fertilizer। इससे क्या होता था कि जो वैसे जो HYV इससे हमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती थी, केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती थी, और हमारे पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। पेस्टिसाइड्स का मतलब है कि मतलब फसल में जो भी कीड़ा लग जाता है तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं कि मॉडर्न जो फार्मिंग कौन से मेथड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से तो आपको पूछ ही सकता है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मॉडर्न फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, हमें HYV सीड चाहिए, फिर हमारे फर्टिलाइज़र चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो भी हमारा मतलब उर्वरक है वो है, पेस्टिसाइड कीड़ों मारने के लिए डैम चाहिए हमको, फिर हमारे पंप सेट चाहिए, कैनाल चाहिए, और हमें डीजल और फार्म के लिए मशीनरी चाहिए, ताकि हम अपनी सीड्स को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है तो ये चाहिए, तो ताकि हम अपने जो फसल है तो उसको अच्छी तरह से उसको ग्रो कर सके। फिर इसमें है हमारा कि जो हायर यील्ड
वाज द पॉसिबल ओनली द फ्रॉम और कॉम्बिनेशन ऑफ द H5 सीड, कि जो हायर है, हायर जो यील्ड है, जितना भी हमें उपज मिलेगी वो केवल इन सब के इकट्ठा होने से मिलेगी। मतलब H5 सीड भी होनी चाहिए, उसको सिंचाई भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर भी होना चाहिए और पेस्टिसाइड्स भी होना चाहिए। फार्मर ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा द वेस्ट उत्तर प्रदेश वर इन द फर्स्ट ट्राई टू मॉडर्न फार्मिंग द मेथड इन द डे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रेज होता है कि जो पहले जो मॉडर्न फार्मिंग का मेथड का किसने यूज किया इंडिया में, तो हमारा क्या उसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो फार्मर थे इन्होंने इस रीजन में क्या किया, तो ट्यूबवेल का यूज़ किया ताकि वो सिंचाई कर सकें, एंड मेड यूज़ द HIV सीड को उन्होंने खरीदा, केमिकल फर्टिलाइजर को किया, पेस्टिसाइड और फार्मिंग में सबको यूज़ किया। सम ऑफ द टाइम द बोथ फ्रॉम द मशीन, और कुछ तो क्या लाए कि जो मशीनरी लाए, जैसे ट्रैक्टर हुआ, लाइक द ट्रैक्टर एंड थ्रेशर। ट्रैक्टर होता है कि जो बीज को बोने में हेल्प करता है, कटाई में करता है, और थ्रेशर का मतलब कहते हैं जब उसको भूजे से मतलब जो भूसा होता है उसको उसके ग्रेन से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि वो ज़्यादा फास्टर हो जाता है। दे वर इन द रिवार्डेड विद द हाई यील्ड ऑफ द वीट, और इसलिए इन स्टेटों को क्या गया, रिवार्डेड किया गया, उनको पारितोषित किया गया, ताकि क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने फर्टिलाइजर का यूज किया तो ज़्यादा उनको उपज मिली गेहूँ की। इन द पालमपुर द यील्ड ऑफ द wheat in the grown in the traditional varieties and the 1300 किलो पर हेक्टर। कि जो पालमपुर था इसमें गेहूँ की जो उपज होती है, गेहूँ की जो फसल से जितना भी हमें आउटपुट मिलता था ट्रेडिशनली, तो हमारा 1300 किलोमीटर मिलता था पर हेक्टर पर। लेकिन जब पालमपुर के लोगों ने HYV सीड का यूज़ किया, तो जो इसके यील्ड है, जो इसकी उपज है, जिसका आउटपुट है, तो हमें 3200 किलो पर हेक्टर रिसीव हुआ। देयर वॉज इन द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द वीट, और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या का इसका प्रोडक्शन बढ़ता चला गया वीट का। फार्मर नाउ हैज़ द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट, और जो फार्मर थे, किसान थे, उनके पास ज़्यादा अमाउंट में वीट उपलब्ध हो गया, और कि जितना वो कंजप्शन करते थे अपने पर्सनल यूज के लिए उससे ज़्यादा उनको मिला, तो उसी को हम सरप्लस कहते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती थी, सपोज करो 100 किलो उपज हुई है, तो उसमें उन्होंने मतलब 80% तो उन्होंने खुद के लिए कंजप्शन कर लिया, और जो 20% बचा वही 100 में से 20 गए, तो ये हमारा सरप्लस होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं और उसको सेल मार्केट में बेच सकते हैं दूसरे स्टेटों में। तो इसमें ये है कि जैसे प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वीट है कि हमारा पहले से और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे पहले कितना होता था, इतने टन होता था, मतलब 65 और 66 में तो इतना होता था, फिर 70 में 24 होता था, मतलब 24 मिलियन टन होता था, और 17-18 में 96। तो इससे क्या होगा कि हाई यील्ड से धीरे धीरे क्या होगा, ये है ना प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। फिर हमारा इसमें आया, फिर अब हमारा है इसमें कि विल द लैंड द सस्टेन, की जो लैंड है वो सस्टेन कर पाए, काम रखी इतनी चीज़ों को, जो उन्होंने क्या कि ज़्यादा बीज बोना, उस पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र केमिकल का यूज किया, क्या जो लैंड है वो उसने अपने आप को उस कंडीशन में लाया कि अब भी फर्टिलाइज़र रही, क्योंकि केमिकल यूज़ हुए। तो अब देखो कि उस लैंड के साथ मतलब उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। लैंड बिन इन द नेचुरल रिसोर्स, हमें पता जो लैंड होते हैं वो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इट इज़, इसलिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि हम उसका यूज कर सकें। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव द ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स द बेस, और साइंटिफिक रिपोर्ट से ये मिला है जो मॉडर्न फार्मिंग ने क्या किया है, इस नेचुरल रिसोर्स का लैंड का बहुत ही ज़्यादा यूज किया, उपयोग किया। इन मैनी एरिया द ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएट विद द लॉस ऑफ द सोयल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग अस द केमिकल फर्टिलाइज़र। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन था तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे वो ज़्यादा उसको लैंड को यूज करते चले गए, उस पर ज़्यादा वाटर यूज़ किया गया, तो उसका ग्राउंड जो लेवल था वो कम हुआ, और उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, वो होती ज़्यादा कम हो गई, कि कंटिन्यूड जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसने उस पर बैड इफेक्ट किया। अब जो कंटिन्यू लगातार यूज़ होते इससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी के ज़मीन के नीचे का जो पानी है, जैसे हम ट्यूबवेल से इरिगेशन करते थे, तो वो क्या गया, डिप्लेशन हो गया, खाली हो गया वाटर लेवल से, तो उसका तल खिंचने चला, नीचे चला गया। एनवायरमेंटल द रिसोर्स
लाइक द सोयल फर्टिलिटी, जो भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है, जैसे हमारी जो सोयल है, सोयल का उपजाऊपन है, और जो ग्राउंड वाटर है, वार आर द बिल्ट अप द ओवर ईयर, और उसको क्या 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 जाते दिनों के लिए उसको यूज करते चले गए। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ द वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम। अब हमने क्या किया कि ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज किया, जो हमारी लैंड था उसको ज़्यादा हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को क्या हमने उस पर उपयोग किया। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा हमने सिंचाई की तो हमारे क्या को लैंड की फर्टिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। अब उसको यदि वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता तो उसको बहुत ही मुश्किल होता था ताकि हम दोबारा उसको रिस्टोर कर सकें। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू इंश्योर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। और हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से अपने वातावरण को बचा के रखना चाहिए ताकि हम फ्यूचर में उसमें एग्रीकल्चर को, कृषि के कार्य को ज़्यादा बढ़ा सकें। अब इसमें क्या दिया गया, एक एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि आप मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद आप देखो कि आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेटर लिखना है कि किस तरह से जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए गए लैंड को, किस तरह से हमें हार्मफुल हुई है। तो अब हम आगे इसमें, तो केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड द मिनरल्स विच द डिसॉल्व इन द वाटर। जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल जो मतलब हमारी उर्वरक होती है, तो वो मिनरल्स देती है, वो क्या हो जाती है, इतने मिनरल्स देती है कि वो पानी में बुरी तरह से घुल जाते हैं एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। और जो प्लांट है पौधे के लिए वो एकदम क्या अवेलेबल हो जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स देना चालू कर देती है उसको, प्लांट्स को। बट दिस मे नॉट बी द रिटेन इन सॉइल फॉर द लॉन्ग। लेकिन जैसे ही जाती है, मतलब जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो क्या करती है, सॉइल में डिसोल्व होकर नहीं रह सकती। दे मे द एक्सकेप फ्रॉम द सॉइल, वो क्या हो जाती है, जो केमिकल फर्टिलाइजर होती है उस टाइम के बाद उस मिट्टी से निकल जाते हैं एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर, और किस में चली जाती है, क्योंकि पानी में घुल जाती है। तो वो क्या होगी, जो पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसमें उसको प्रदूषित करती है, रिवर्स को करती है, नदी को करती है, और लेक्स को करती है, झीलों को करती है, क्योंकि पानी मिल जाती है। इसका सारा जो पानी होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह का पानी हो जाता है, या फिर हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर खेतों का पानी हो जाता है, हमारी नदियों में और झीलों में जाता है, और कुछ हमारा ग्राउंड वाटर में जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर कैन आल्सो किल बैक्टीरिया, जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो बैक्टीरिया को भी मार देता है, एंड अदर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोल, जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसको फर्टिलाइजर करते हैं हमारी मिट्टी को ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज, अभी क्या हो जाता है कि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं तो उसके बाद द सोयल विल बी द लेस फर्टाइल देन द एवर द बिफोर, जो हमारी जो मिट्टी होती है तो वो कम उपजाऊ हो जाती है जब हम केमिकल यूज करते हैं, तो अपनी कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम करना चालू कर देती है। द कंजप्शन और द केमिकल फर्टिलाइजर इन द पंजाब इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो केमिकल फर्टिलाइजर का जो मतलब यूज किया गया वो सबसे ज़्यादा पंजाब में यूज किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा यूज किया केमिकल फर्टिलाइजर का, तो वह है हमारा पंजाब। द कंटिन्यूस यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ द लीड टू डिग्रेशंस ऑफ द हेल्थ। तो जैसे हम लगातार उस केमिकल फर्टिलाइज़र को हम यूज करते रहेंगे तो हमारी जो सोइल है, तो सोइल की जो हेल्थ है बहुत ही ख़राब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। पंजाब फार्मर आर नाउ देन द फोर्स टू यूज़ द मोर द केमिकल फर्टिलाइज़र। इसलिए जो पंजाब के जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल उर्वरक का यूज कर रहे हैं और अदर इनपुट टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल, और वो कर रहे हैं दूसरे भी इनपुट का कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके फसल का। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेशन इज़ द राइजिंग वेरी फास्ट। इसलिए जो मतलब फसलों को उगाने के लिए, बुआई के लिए जो खर्चे होते हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हाउ इज़ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड द बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी लेंथी है, तो हम इसको आगे और पार्ट में डिवाइड करके हम इसको रीड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।